स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में। ये भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए आपको पिछला टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे आने वाले सारे टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स नाम से ही जज करना चाहिए हर चीज़ की, उसकी क्या क्वालिटीज, उसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ चुके हैं, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, डिमांड का मीनिंग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रिलेटेड गुड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और भी फैक्टर्स अफेक्टिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ मूवमेंट लॉ ऑफ डिमांड का और शिफ्टिंग इन डिमांड का पढ़ चुके हैं। उनके डिफरेंसेस भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, एक्सटेंशन में, डिक्रीज में, इंक्रीज में, हर चीज़ में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नॉर्मल गुड्स का। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ते हैं, और हर चीज़ का बेस थ्योरी ऑफ डिमांड में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो है वो हम लेकर चल रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज़ है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका जो है प्राइस, इफ दो इफेक्ट देखते हैं हम इन तीनों गुड्स में, जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। तीनों गुड्स में जो है हम प्राइस और इनकम इफेक्ट देख के चलेंगे, बाकी इफेक्ट्स आप खुद ही बना लोगे, इसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? Normal goods are those goods whose, ये जस्ट एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट पता जरूर होना चाहिए। whose price effect is negative and income effect is positive। नॉर्मल गुड्स की बात करते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से, आप लोग देख रहे होंगे जो भी हम गुड्स लेते हैं क्या होते हैं, सारे नॉर्मल गुड्स ही होते हैं। कौन कौन से नॉर्मल गुड्स हो सकते हैं? कोई भी क्लोथ, कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज़ जो है चल रही है वो सारी क्या है, नॉर्मल गुड्स। गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स के एग्जाम्पल लिमिटेड होते हैं, बट नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल्स तो क्या होते हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, अनलिमिटेड। कोई भी ले सकते हो आप, फ्रूट्स हो गए, क्लोथ हो गए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वेजिटेबल्स हो गई, कोई भी गुड जो है, लग्जरीज है। लग्जरीज तो चलो रिच के लिए आ जाती है, लेकिन लग्जरीज में भी यही इम्प्लीकेशन होता है, अगर उसके रेट कम हो जाते हैं तो लोग ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर में वो आने लग जाता है। तो फ्रूट्स है वो क्या बोलता है, वो गुड्स होती है नॉर्मल गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट, क्या प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट क्या है नेगेटिव, और इनकम इफेक्ट क्या है पॉजिटिव। यही चीज है, प्राइस इफेक्ट है नेगेटिव, इनकम इफेक्ट है पॉजिटिव। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का क्या मतलब होगा और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का क्या मतलब होगा? एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं क्या, फ्रूट्स, क्लोथ्स, वेजिटेबल। हम फ्रूट्स की अगर डिस्कशन करें, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, मैं जस्ट एक रैंडमली पिक कर रही हूँ। प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे जैसे फ्रूट के प्राइसेस बढ़ेंगे इसकी डिमांड कम हो जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट बताता है ये, यही हम पढ़ के हैं, नेगेटिव इफेक्ट हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा कि क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन रखते हैं वो, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड कम होती है। तो इसने ये कहा। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड वो ज़्यादा करेंगे। यही पढ़ते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ी नॉर्मल गुड्स कर रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में तो हम स्टार्टिंग से वही पढ़ते जा रहे हैं नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जो है वो नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही वही पढ़ते आ रहे हैं, सारे नॉर्मल गुड्स ही होते हैं। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में आपको लगेगा कि हाँ एक एक्सेप्शन पढ़ी जा रही है इस चीज़ की, क्योंकि हम जनरली यही पढ़ते हैं गुड्स के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यही सब पढ़ रहे हैं। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मीनिंग में ही बताया था कि इकोनॉमिक्स ब्रांच ही वही है नॉलेज की, जो कैसे बताती है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कंज्यूम करना है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो वही चीज़ ही है, हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि गुड्स के साथ उनका कैसा रिलेशन है, क्या उनकी डिमांड पे इम्पैक्ट डालेगा प्राइस और इनकम। यही तो पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग थे, फर्स्ट था ये, सेकंड था।
और ये अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग आपने नोट किया तो आप देखोगे पहले 2 पॉइंट में आपने एज इट इज मैंने यही लाइनें लिखी थी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी। नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन को डायग्रामेटिकली भी बताएगा, तो आप नॉर्मल गुड्स को भी ऐसे ही बता सकते हो, डायग्रामेटिकली बता सकते हो और इसको ऐसे जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में बता सकते हो। तो नॉर्मल गुड्स वगैरह जो हम तक पढ़ते आ रहे हैं आप लोग ये नोट कीजिए, फिर हम इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स डिस्कस करते हैं। सो यस, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। मैंने दोनों साथ में लिख दिया ताकि आप लोगों को जो डिफरेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो सके। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं। प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है। वो क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप दोनों की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। हाँ, लग रहा होगा कि मैम ये उल्टा सीधा क्या पढ़ाती जा रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जब मैं इसका लॉजिक बताऊंगी आप खुद कहोगे यस बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स होते हैं जिसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स का अभी बताया था बट स्टिल यहाँ लिख देती हूँ, आप लोगों को कंपैरिजन हो जाएगा छोटे में ही, क्योंकि वो तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। जिसका प्राइस इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव, इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव। ठीक है, तीनों टाइप के गुड्स को जो मैंने बीच में ही लिख दिया, उसके एग्जांपल्स लिख देती हूँ। फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, क्लॉथ्स लिखा था। इसके एग्जांपल्स क्या है? डबल टोन्ड मिल्क हो सकता है, डालडा घी इंफीरियर गुड्स होते हैं। गिवन गुड्स क्या होता है? बाजरा, मीट, ब्रेड, जो बहुत ही लो क्वालिटी के जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, ब्रेड एक असेंशियल है, जो बहुत ही लो क्वालिटी की ब्रेड आती है उसमें वो कंसिडर किया है। बाजरा एक बहुत ही लो क्वालिटी का आता है जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो जो है आटा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो अपनी ब्रेड से गुजारा चलाता है। बाजरा सस्ता होता है, आटे से भी तो उससे लेते हैं। मीट सस्ती होती है जो बहुत ही हल्की होती है, उससे वो गुजारा चलाते हैं। तो इसलिए गिवन गुड्स में लिखिए, गिवन गुड्स जो होते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स इससे थोड़ी हाई क्वालिटी, लेकिन नॉर्मल गुड्स से लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। और सबसे बेटर क्वालिटी जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स ही होते हैं। तो इंफीरियर गुड्स क्या कहता है? जिसका प्राइस इफेक्ट भी और इनकम इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव है। डबल टोन मिल्क और डालडा घी। नेगेटिव का मतलब क्या है कि दोनों इनवर्स में चलेंगे। जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड कम, जैसे इनकम बढ़ी डिमांड कम। आप कहोगे मैम हाँ ये चीज तो ठीक है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, लेकिन इनकम इफेक्ट कब से नेगेटिव होने लग गया? ये चीज तो आपने हमें नॉर्मल गुड्स में उल्टी हो गई। मैं कहूंगी बिल्कुल ठीक। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है वो चीज तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना कि प्राइस बढ़ गए तो डिमांड वो उस चीज की कम करते जा रहे हैं, क्योंकि जो बहुत ही अच्छे लोग हैं वो तो नॉर्मल गुड्स परचेज करें जिनकी ऑलरेडी पैसा कम है, लेकिन गिवन गुड्स वाले जो है उनसे थोड़ा ज्यादा है, मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। आप ये बोल दो कि बहुत अच्छे हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, हाई है इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा लो है, इनका तो ये है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग। आप ऐसे समझ लेना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मैं जस्ट आपको एक याद हो जाए इसलिए बताया। वो गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों चीजें नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे होगी? प्राइस इसका बढ़ता जा रहा है, ऑलरेडी उनके पैसे इतने नहीं है उनके पास, प्राइस बढ़ गए तो ऑफकोर्स ये अपनी डिमांड कम कर देंगे, ये तो बहुत क्लियर है इस चीज का। इनकम इफेक्ट नेगेटिव क्यों बोल रहे हो आप? वो इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्यों इनकम इफेक्ट नेगेटिव क्या है? जब जब इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ गई है, वो डबल टोन्ड मिल्क पे थोड़ी रहेंगे, वो उससे बेटर क्वालिटी वाला मिल्क परचेज करने लगे क्योंकि पैसा आ गया। तो इस मिल्क की तो वो जो डिमांड है वो कम कर देंगे ना, दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन हम तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे इम्पैक्ट डालना चाहते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड तो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रही हूँ मैं? जैसे जैसे इनकम बढ़ी डिमांड कम हो जाएगी। इस डबल टोन्ड मिल्क की, डालडा घी की, वो देसी घी लेने लग जाएंगे, उनके पास पैसा आ गया वो देसी घी लेने लग जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे वो नॉर्मल गुड्स वाले पे कि हम ये अब ये परचेज करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, होपफुली क्लियर होगा क्यों है। लॉजिक फिर से रिपीट कर देती हूँ, इन प्राइस इफेक्ट तो क्लियर होगा। इनकम इफेक्ट में क्या है? इनकम जैसे बढ़ेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड हम देख रहे हैं,
उसकी डिमांड कम होगी। हाँ, वो किस पे शिफ्ट होते चलाएंगे, क्योंकि उनका लिविंग कॉस्ट स्टैंडर्ड अब इंक्रीज हो जाएगा, तो वो नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो डिमांड कम हो जाएगी ना। हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें, डालडा घी की बात करें, वो देसी घी पे शिफ्ट हो जाएंगे। डबल टोन मिल्क है तो वो बिल्कुल जो अच्छा होता है काफ़ी फैट वाला, वो दूध परचेज करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इन्फीरियर गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स, गिफ्ट एंड गुड्स वो होते हैं जिसका प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। दोनों ही क्या होता है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। ये चीज याद रखना, ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड घट रही है। सबसे पहले तो ये बना लो, अपना लॉजिक खुद आप क्लियर करते चले जाओगे। प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है। बाजरा है, मीट है, ब्रेड है, ऑलरेडी वो बीपीएल फैमिली से है, बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो उस पर शिफ्ट होने से प्राइस बढ़ रहा है तो उसी की डिमांड बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉपुलेशन बढ़ गई, कुछ भी हो गया, पॉपुलेशन नहीं भी बढ़ी, फिर भी उन्हें लग रहा होगा कि अभी प्राइसेस फॉर एग्जांपल 10 है तो वो 5 क्वांटिटी परचेज करते हैं, 20 हो गए तो वो 6 नहीं तो 5 तो करेंगे ही सही परचेज। क्यों, क्योंकि वो इससे कम तो क्या करेंगे, वो ऑलरेडी बिलो को बटलाएंगे, तो अपने पूरा जो है सेक्रीफाइस करके, इसके बाद वो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते, तो इसलिए वो इतना तो परचेज करेंगे और अपनी बढ़ा जरूर देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, तो लगा कि आज 20 हुआ तो इसके प्राइस तो बहुत ही रेयरली बढ़ते हैं, तो क्या पता आगे और भी बढ़े। ऐसा आपने बहुत ही कम सुना होगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स के एक बार प्राइस बढ़े और फिर कम हुए हो, और बढ़ते जरूर है, बढ़ते ही चले जाते हैं। पहले 10 है 20 तो फिर वो 30 होगा, फिर वापस से 10 पे नहीं आ जाएगा वो। ये चीज़ आपने खुद भी नोट की होगी, तो ये उनको भी पता होता है, तो वो इसलिए अपनी डिमांड उस टाइम पे ही बढ़ा देते हैं, इसलिए प्राइस इफेक्ट इसमें पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव क्यों होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव का सेम यही लॉजिक लगाएंगे आप। क्या, बाजरा मीट, उनके पास इनकम बढ़ चुकी है, पहले 5,000 अब 6,000 हो गई, तो वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे ना इन्फीरियर वाले पे, कि भाई अब इन्फीरियर वाला परचेज करेंगे, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा हमारा जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ गया है फन के नहीं, अब हम इन्फीरियर गुड्स परचेज करेंगे, जिससे हमारा भी थोड़ा हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स खाना स्टार्ट कर दें, तो इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। होप सो आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो, इसको नोट कीजिए। फिर मैं एक बार इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो एक साथ नोट कर देती हूँ, आपको 2 मिनट के लिए वेट दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट करो इसे। सो यस, ये मैंने बिल्कुल ब्रीफली लिख दिया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल गुड्स क्या है जिसका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ मैंने लिख दी है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स जिनका दोनों इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होते हैं, इसका एग्जांपल लिखिए, नेगेटिव का लॉजिक बताते हैं, क्योंकि वो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। किस गुड्स की बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। किस गुड की घटेगी, उस पर्टिकुलर गुड की, हाँ दूसरे की डिमांड जरूर बढ़ जाएगी, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे इस पे, यही बताया था। दोनों का, इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का इम्पैक्ट होता है क्योंकि प्राइसेस जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं, तो वो अभी की डिमांड अपनी बढ़ा देते हैं, उन्हें एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे। बाजरा, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नेगेटिव का लॉजिक बता दिया कि उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, किस पे, इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो है अगर आप ये नोट कर लेते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि क्या मैम ने बोला था, क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो सब बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको, बिल्कुल साफ साफ। और पॉजिटिव का जो लॉजिक है वो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि प्राइसेस जो है वो लगातार इसके बढ़ते रहते हैं। मैं लिख देती हूँ, प्राइजेस रेज रेगुलर बेसिस पे, इससे आपको याद रहेगा कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, सो ये नोट कीजिए, देन हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, डिमांड शेड्यूल। सो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल एक वो शेड्यूल होता है विच शोज डिफरेंट लेवल of quantity demanded at different level of prices when other things remaining constant और सेम।
ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? वो शेड्यूल होता है which shows different level of quantity demanded, different level of prices, जब अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट होती है, जो वो चीज़ दिखाता है उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट डिमांड शेड्यूल का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा, होप सो। क्या होता है डिमांड शेड्यूल? वो शेड्यूल होता है जो हमें दिखाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, जब अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। उस केस में दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। आप लोग पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको टैबुलर फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं और इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं। सो यस, डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया। वो शेड्यूल होता है जो हमें बताता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अभी हमने डिस्कस किया पीछे। उसके अंदर हम बताते हैं कि डिमांड शेड्यूल दो टाइप का, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसका नाम ही बताएगा आपको क्या। डिमांड शेड्यूल हमें पता है क्या, डिमांड शेड्यूल is that schedule which shows that the different levels of quantity demanded at different level of prices when other things remaining same. So individual demand schedule क्या बताएगा? Individual demand schedule is that schedule which shows that different level of quantity demanded at different level of prices by a single buyer, by a buyer. सिर्फ एक बायर का जब बताया गया डिमांड शेड्यूल उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल भाई क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल which shows the different level of quantity demanded at different level of prices by all the buyers. सारे बायर्स के द्वारा बताया जाएगा। जो सभी का जो है हम मिक्स करके लिख देंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब एक ही का लिखते जाएंगे तो वो एक सिंगल बायर का जो है वो शेड्यूल माना जाएगा। ठीक है, इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में बताऊंगी। टैबुलर फॉर्म में लिख दिया ऑलरेडी, जिसमें प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और इसमें मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात करते आ रहे थे कि जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो जाएगा। हमने पहले बोल दिया अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो सिर्फ हम प्राइस और जो है प्राइस जो है वो अपना इम्पैक्ट बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो क्या कहता है कि मैं तो नेगेटिव रिलेशन रखता हूँ, ये हमें पता है। ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या हमने प्राइस लिया एज इट इज, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बायर ए, बायर बी, सी डी ई, कितने भी ले सकते हो आपको दिखाने के लिए, एन नंबर ऑफ द बायर्स जो है वो ले सकते हो आप, क्योंकि मार्केट डिमांड है, मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत ही लार्ज लेवल पे होते हैं। तो हमने सिर्फ एक बताना है कि क्या होता है, तो हमने उस केस में लिया है सिर्फ दो बायर्स ए और बी। तो जब प्राइस 1 है तो बायर ए उसकी 5 क्वांटिटी डिमांडेड करता है और वही जो है वो 6 डिमांड करता है बायर बी। ऐसे ही 2 पे वो 4 करता है, वो 5 करता है, ऐसे ही वो 4, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, वो 3 कर रहा है, 1 कर, ये 2 कर रहा है। ये अलग अलग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। इनको जब हम ऐड कर देते हैं, ऐड, तो वो मार्केट डिमांड जो है वो बता देता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल, अगर आप इस शेड्यूल को ऐसे प्रोवाइड करते हैं पूरी लाइंस लगाकर अच्छे से, ये एक मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। जो ये सभी बायर्स का दिखाए वो मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो सिंगल बायर का दिखाए वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, एक बिल्कुल सही लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। उसके बाद इसको अपने एक्सप्लेन भी करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये है, मैं आपको पहले बताती हूँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। मार्केट डिमांड शेड्यूल का एज इट इज वैसा ही है, बस 1-2 बायर आप ले सकते हैं जो एक छोटे लेवल पे भी रहे और अच्छा भी लगेगा। होप्स आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए, हम उसे इम्प्रोवाइज जरूर करेंगे। सो इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल बना रहे हैं हम प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है,
प्राइस इन रुपीज में होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स में होगी, प्राइस 5 4 3 2 1। ठीक है, एज इट इज आपने कर दिया। इसके बाद आप लिखेंगे इन दिस टेबल at price 1, at price ₹5, quantity demanded is ₹1 and so on, and at ₹1 quantity demanded is 5 units। ठीक है, quantity demanded is 1 unit। इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे और ये बता देंगे इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल होता क्या है, जो एक बायर का बनाया जाता है बाय अ बायर, जिसमें सिर्फ एक बायर की बात की जाती है। वो शेड्यूल होता है जो बताता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड है ये, इसको आप पेंसिल से वहाँ लिख देना, डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस देन अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। हमने अदर थिंग्स को छेड़ा भी नहीं है और सिर्फ एक बायर का जब बताया जाएगा तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। एज इट इज अब मार्केट डिमांड शेड्यूल जो मैंने पहले बनाया था उसको इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन मोर देन एनफ कंप्लीट हो जाएगा। तो डिमांड शेड्यूल यही था कि डिमांड शेड्यूल होता क्या है, उसके दो टाइप, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो टेबल आप एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव क्वेश्चन लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक जो हम डिमांड कर्व उठाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और जो आपको लगता है कि हाँ मुझे टॉपिक करना है आप उसका कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आई नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ एक तो नोट कीजिए, इसे अच्छे से समझिए, जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, कंप्लीट है।